नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि हमने पहले इसके पॉइंट्स डिस्कस किए थे, तो अभी हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी CCE जिसे बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, सारी चीज़ों को अच्छे से करना, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो जरूर पूछा जाता है, ठीक है, चाहे वो एस्टेट का हो चाहे सीटेट का हो, सीटेट का एग्जाम हो, ठीक है। तो अभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसको हिंदी में कहा जाता है। हिंदी वाले जरा से भी कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें कि सारा इंग्लिश में लिखा है या इंग्लिश हिंदी में नहीं लिखा। मैंने हर एक चीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन जरूर किया है, ठीक है। और अगर कहीं पे छूटा हो तो आप जो मैं बोल रही हूँ उसको उसके हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा, और लेकिन सुनना ज़रूरी है, ठीक है। खाली स्क्रीनशॉट खींचने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, खाली स्क्रीनशॉट खींचने से कुछ नहीं होगा। जो एक्सप्लेन किया जाता है वो काफ़ी अच्छा एक एक चीज़ को समझाया जाता है। तो लेट मी स्टार्ट, ठीक है। सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट दैट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट डेवलपमेंट। देखिए ये क्या होती है, सबसे पहले सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। ये जो है ना, मतलब ये एक ऐसी प्रणाली है जो स्कूल पे बेस्ड है, यानी आपका जो मूल्यांकन किया जाता है वो स्कूल लेवल पे किया जाता है, जिससे आपकी डेवलपमेंट का, आपके विकास का जो स्टूडेंट में कवर, मतलब उसके स्टूडेंट के जो भी एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं वो सब स्कूल लेवल पे किए जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें चीज़ पढ़ेंगे कि इसका सुझाव आया कहाँ से। देखिए NAP 1986 में इसका जिक्र देखने को मिल जाएगा, NCF 2005 में, लेकिन जब हमारा मैंडेटरी किया गया, इसको अनिवार्य किया गया, RTE यानी राइट टू एजुकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे सारा कवर करवाऊंगी इसको। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में सेक्शन 29 में इसका जिक्र देखने पूरा, मतलब इसको अनिवार्य कर दिया, ठीक है, मैंडेटरी कर दिया। लेकिन सबसे पहले जो जिस स्कूल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था वो तो है CBSE इन 2009 फॉर क्लास 9 के लिए जो है सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और 1 अप्रैल 2010 से यानी 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। पूरे भारत में इस प्रणाली को लागू कर दिया गया, क्योंकि ये जो है काफ़ी, मतलब ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। ये एक ऐसी प्रणाली है जो हर एक स्कूल में स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए थी, क्योंकि एक जब हम शुरू से लेके पूरे साल एग्ज़ाम नहीं देते और इस लास्ट में एक बार एग्ज़ाम देते हैं, तो पूरा साल बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन लास्ट में अगर वो नहीं कर पाया तो उसके ऊपर मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, ठीक है। तो अगर वो फेल हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो किसी कारणवश वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, ठीक है, उसके ऊपर जो मेंटली प्रेशर आ जाएगा तो वो बच्चे के लिए काफ़ी डेंजरस कह सकते हैं हम। वो उसकी लर्निंग को भी काफ़ी स्लो कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो वही चीज़ है, जब बच्चा पूरे साल स्कूल में अपना, उसको इवैल्यूएशन किया जाएगा, कभी उसके यूनिट टेस्ट लिए जाएंगे, कभी उसको फॉर्मली चेक किया जाएगा, कभी समेटिव तरीके से, मतलब हर तरीके से उसको जब चेक किया जाएगा तो वो हमारी आ जाती है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर। तो सबसे पहले जो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई, ये पता होना चाहिए आपको। सुझाव तो इन्होंने दिया था, लेकिन जो मैंडेटरी किया गया वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से सेक्शन 29 के अंदर किया गया। और अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि सबसे पहले किस स्कूल ने शुरुआत की, तो CBSE स्कूल ने क्लास 9 से इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अभी सभी जगह पे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। सिर्फ एक आप कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले है CCE। CCE का मतलब, C का मतलब होता है कंटिन्यूस, और C का मतलब होता है, सेकंड का होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कंटिन्यूस मतलब लगातार, जो लगातार असेसमेंट होती है वो आ जाती है कंटिन्यूस में। जैसे कि हमने असेसमेंट में पहले भी पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, जो गैप को फिल किया जाता है, वो चीज़ पढ़ी ना हमने यहाँ पे, वही चीज़ है कि, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। असेसमेंट जो होता है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और यहाँ ये क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले कंटिन्यूस सतत वाले को पढ़ते हैं, सतत मूल्यांकन को, ठीक है। इसमें क्या है, इट मीन्स रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट लगातार लेना, डायग्नोस ऑफ लर्निंग गैप्स, लर्निंग गैप्स को देखना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही थी बच्चे को, फीडबैक ऑफ एविडेंस टू टीचर एंड स्टूडेंट फॉर सेल्फ इवेल्युएशन, कि जो एविडेंस जिसने टीचर ने उनका यूनिट टेस्ट वगैरह लिया है, जो भी उसको देख रहा है उसका फीडबैक वो टीचर और बच्चों के साथ मिलके, मतलब उसके ऊपर काम करे, सेल्फ इवेल्युएशन करे,
ठीक है। तो ये आ जाता है कंटिन्यूस में, मतलब आपको क्या कहना है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। रेगुलर असेसमेंट की जाती है, बच्चे को रेगुलर चेक किया जाता है कि बच्चा कितना कर रहा है, यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, गैप फिल करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए उसको देखा जाता है। ठीक है। इसके अंदर जो 3 चीज़ें आती हैं हमारी, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग में क्या है, ये क्या है, पीयर लर्निंग। मतलब असेसमेंट एज लर्निंग क्या है हमारी, पीयर लर्निंग, यानी बच्चा जो है जो सीखता है ना, मतलब वो अपने आपस में फ्रेंड सर्कल के साथ बात करता है, ठीक है, अपने टॉपिक वगैरह को डिस्कस करता है, तो उससे भी काफ़ी अच्छी उसकी लर्निंग हो जाती है। तो वही चीज़ है हमारी असेसमेंट एज लर्निंग में, मतलब सीखने के रूप में आकलन, कि सीखने के रूप में जो उसका आकलन हो रहा है वो असेसमेंट एज लर्निंग में आएगा। ये यहाँ से बस इसमें इतना ही है। ठीक है। फिर उसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ। इस फोर से याद रखना, फोर में असेसमेंट फॉर लर्निंग में है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी FA जिसे हम कहते हैं। ठीक है। इसका जो वेटेज रहता है वो 40% का रहता है। 40% का वो वेटेज क्यों रहता है, जैसे हमारा ऐसे होता है ना, अभी यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, फिर आगे समेटिव 1, मतलब समेटिव असेसमेंट ऐसे होती है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट 3, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, ऐसे फिर समेटिव असेसमेंट 1, तो 2 ऐसे होती है ना हमारी। तो ये 10% के वेटेज रखते हैं। फिर आगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है समेटिव असेसमेंट में आता है। तो ये जब 10, 10, 20, 30, 40, तो 40% का वेटेज जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट में रखा जाता है। और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो टीचिंग लर्निंग के टाइम पे होती है, मतलब जब बच्चा सीख रहा है, जब कंटिन्यूस, मतलब जब बच्चा उस प्रोसेस में है कंटिन्यूसली में, जैसे जब हमारी लर्निंग चल रही है उसी दौरान, टीचिंग के दौरान ही ये हमारी असेसमेंट होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे क्या है, ऐसे यानी समेटिव असेसमेंट, यानी योगात्मक। ठीक है। इसे क्या बोल रहे थे हम, रचनात्मक, फॉर्मेटिव और रचनात्मक। और ये क्या है, योगात्मक, मतलब जो बाद में जो हमारी एंड ऑफ द टर्म पे जो हमारा सेट किया जाता है पेपर के बाद एग्जाम्स वगैरह से मार्क्स लेके, तो ये अपनी वेटेज रखता है 60% की। फिर जब ओवरऑल रिजल्ट रहता है तो इसकी वेटेज ज़्यादा होती है, 60% होती है, 40% पिछले वाला काउंट होता है। ठीक है। हाँ समझ, फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ उसके। हमारे 3 टाइप से लर्निंग को देखा जाता है, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर लर्निंग से आप ध्यान रखना फॉर्मेटिव लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग में पीयर ग्रुप वाली लर्निंग होती है, जो बच्चा सीखने के रूप में आकलन किया जाता है, जैसे क्लास में बच्चे आपस में फ्रेंड सर्कल में ग्रुप्स में बात करते हुए सीखते हैं, वो होती है हमारी असेसमेंट एज लर्निंग। और ये रचनात्मक, मतलब इसमें क्या है, फॉर लर्निंग में फॉर्मेटिव होती है। ठीक है। इसमें जैसे यूनिट टेस्ट आपके लिए जाते हैं, यूनिट टेस्ट को देखा जाता है FA1, FA2, SA1। FA1 में आपको मतलब यूनिट टेस्ट 1 ले लिया, ये 10% की चारों वेटेज रखते हैं, और ये टोटल इनका 40% हो जाता है। और ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर को उठा के देखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किस टाइम पे होती है, तो टीचिंग लर्निंग के टाइम पे, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है टीचिंग लर्निंग के टाइम पर कौन सी असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव या समेटिव, तो आपको आंसर में क्या मार्क करना है, फॉर्मेटिव। ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगी मैं दोबारा आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें समेटिव होता है, मतलब योगात्मक, योग किया जाता है लास्ट में एंड ऑफ द टर्म। 60% की वेटेज रखता है समेटिव लर्निंग वाला, समेटिव असेसमेंट वाला। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, और ये आपको सारे अच्छे से यहाँ से लर्न कर लेना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। उसके बाद है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि व्यापक मूल्यांकन। अब देखिए हमारा जो व्यापक मूल्यांकन होता है, देखिए मैंने थोड़ा सा वहाँ पे मेरे को पेपर पे जगह नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। देखिए मैं आपको ना इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह भी बना के, PPT वगैरह भी बना के करवा सकती हूँ, बट मेरा जो मेन मकसद है ना नोटबुक और पेन पेपर पे कराने का ये है, क्योंकि मैं आपको आपकी भाषा में समझाना चाहती हूँ, ताकि आपको क्या है, वही लर्निंग, आपको वही कंटेंट मिले जो आप सुनना चाह रहे हैं। ठीक है। वरना मैं आपको पावर PPT पे बनाऊं और मेरे को व्यूज़ भी अच्छे खासे आएंगे, क्योंकि बच्चे मैंने देखा है जो नोटबुक वाली पे समझाया जाता है ना, तो उसको कम फॉलो करते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए पेन पेपर पे समझा रही हूँ ताकि आपका कोई कहीं डाउट ना रहे, क्योंकि पेन पेपर पे जब मैं बनाऊंगी तो मैं PPT में मेन पॉइंट्स लिखूंगी। लेकिन अगर मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करके ला रही हूँ ना, तो कुछ सोच के ही तैयार करके ला रही हूँ कि आपके जो भी 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन, मैंने सारा इवेल्युएशन किया है कि पिछले मार्क्स, पिछले एग्जाम्स में क्या आया है, उसको देखते हुए मैंने नोट्स तैयार किए हैं, ताकि आपका कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट रह ना जाए।
ठीक है, बाद में मुझे ही फील होगा कि मैंने बच्चों को ये चीज़ करवाई नहीं थी। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ दिया जा रहा है तो प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाइए, उसको बार बार पढ़िए, उसको अच्छे से वीडियो को आप खाना बनाते समय, जो गृहिणी है वो अपना खाना बनाते समय भी, जो जिनकी शादी वगैरह हो चुकी है, वो किसी भी टाइम आप सुन सकते हैं। आपको जस्ट सुनना है, आपको सिर्फ सुनना है और उससे ही आपका काम बन जाएगा। आपके 30 में से 30 आने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि मैं सारा अपना 100% दे रही हूँ। कोई टॉपिक मेरा 2 से 4 दिन बाद कोई टॉपिक ऐसा है नहीं है जो नहीं करवाया होगा, हर एक का। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैंने वो सारे एक ही क्लास में कवर करवा देने हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और आप मैसेज में भी बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना अच्छा लग रहा है और कितना समझ आ रहा है, ठीक है। और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसमें क्या कुछ असेसमेंट मतलब कुछ करनी चाहिए, आपकी ही भाषा में बात करूँ तो, ठीक है। आगे हम चलो कम टू द टॉपिक, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ते हैं, व्यापक मूल्यांकन। देखिए इसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव है ना, इसमें क्या है, हर एक तरीके से देखा जाता है, मीन्स दैट कवर बोथ स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, मतलब ऑल एस्पेक्ट इसमें देखे जाते हैं। जैसे स्कोलेस्टिक में आ जाता है शैक्षिक स्तर, यानी जो हमने अभी अभी पढ़ा ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव, ये हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड जो होते हैं, एकेडमिक पार्ट से रिलेटेड होता है स्कोलेस्टिक। मैंने यहाँ पे आपके लिए इसलिए ये कुछ 4 पॉइंट्स नीचे लिखे भी हैं, जिनमें आपको लगा होगा कि यार ये समझ नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया स्कोलेस्टिक, यानी करिकुलर एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट पार्ट से रिलेटेड होगा वो सारा आपका स्कोलेस्टिक के अंदर आएगा। और जो भी आपका करिकुलर एरिया, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब आपका एकेडमिक पोर्शन सारा, फॉर्मेटिव सबमेटिव सब इसके अंदर आएगा। लेकिन जो आपका को स्कोलेस्टिक है, वहाँ पे क्या कहा जाता है कि आपकी वैल्यूज़, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है, आपका नज़रिया, मतलब स्किल, कौशल, करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इसमें बच्चा को स्कोलेस्टिक में कहा जाता है कि बच्चा ना खाली पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान ना दे, उसे बच्चे को क्रिएटिव भी होना चाहिए। कि मान लीजिए बच्चा कर रहा है, रट्टे मार रहा है जी, नंबर लेके आ रहा है, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको आगे का जो स्टडीज़ है, हर जगह उसकी स्टडीज़ नहीं काम आएगी। इन केस वो स्टडी करके वो कामयाब ना हो पाया, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी उसको कहीं ना कहीं कामयाब होने में हेल्प कर देगी, क्योंकि उससे जब क्रिएटिव होता है ना बच्चा, तो वो मल्टीपल वे में सोचता है, उसकी थिंकिंग भी डाइवर्जेंट हो जाती है कि अलग अलग तरीके से उसको हल मिलने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ वो एक ही साइड का हल नहीं देखता, वो उसको कई तरीके से उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चा क्रिएटिव भी होना चाहिए। वो इसके अंदर आता है कि बच्चे को वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। मोरल वैल्यूज़ इन द सेंस कि वो रिस्पेक्ट करे, ये नहीं कि वो दूसरों बड़े छोटे को ना भूल जाए। सोशल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, समाज में रहने का पता होना चाहिए। एटीट्यूड, उसका देखने का जो नज़रिया है वो होना चाहिए। स्किल्स, कौशल, यानी उसके अंदर स्किल्स होने चाहिए। बच्चा स्किल नहीं होंगे तो बच्चा कैसे ग्रो करेगा, ग्रोथ कैसे होगी उसकी। को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, पाठ्यक्रम गतिविधियाँ जस्ट लाइक ड्राइंग, और भी अदर चीज़ें हैं जो बच्चा से कर सकता है स्कूल लेवल पे, ठीक है। ये सब को स्कोलिस्टिक में आता है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है, हम बच्चे को पूरा स्कूल लेवल पे, जैसे वैसे तो ये पूरा टॉपिक यहाँ पे फर्स्ट लाइन यही बताई थी कि ये पूरी एक विद्यालय आधारित प्रणाली है, तो इसके अंदर भी कॉम्प्रिहेंसिव में हम बच्चे को पूरा स्कूल लेवल पे चेक करते हैं 2 तरीके से, स्कोलिस्टिक और को स्कोलिस्टिक, यानी शैक्षिक स्तर पे और सह शैक्षिक स्तर पे, ठीक है। इसमें क्या है, आपका एकेडमिक पार्ट आ जाता है, इसमें आपके सारे स्किल्स एकेडमिक से अलग, जैसे आपका एटीट्यूड, बोलने का तरीका, कि सब कुछ बच्चे को करिकुलर एक्टिविटी, बच्चा क्रिएटिव होना चाहिए, ये सब आपका को स्कोलिस्टिक में आ जाता है। अच्छा, अभी ये सारा पढ़ने के बाद पहले मैं फिर से एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर देती हूँ उसको। ये कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके अंदर बच्चे एक विद्यालय आधारित प्रणाली है, सुझाव दिया था 1986 में और नैन्सी ऑफ 2005 में, लेकिन जो मैंडेटरी किया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 सेक्शन 29 के तहत। और सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस कब पूछा जाता है स्कूल में कि कब इंट्रोड्यूस किया, तो सीबीएसई ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था क्लास 9 से, लेकिन 1 अप्रैल 2007 से पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़ गया। सीसीई कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, दैट इज कंटिन्यूस में क्या आता है कि ये प्रोसेस रेगुलर जो बच्चे की असेसमेंट होती है, इसमें डायग्नोस किया जाता है, टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद असेसमेंट कैसे होती है, एज अ लर्निंग, फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। 4 में मैंने आपको बताया फॉर्मेटिव याद रखना, यानी यूनिट टेस्ट 40% की वेटेज रखता है ये, और ये टीचिंग लर्निंग के दौरान होता है। असेसमेंट एज लर्निंग, ये पीयर ग्रुप के साथ होता है।
पीयर से मेरा कहने का मतलब है कि अपने जैसे फ्रेंड सर्कल वगैरह में जो बच्चा सीखता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव यानी 60% की वो रखता है, एंड ऑफ द टर्म पे होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा को स्कॉलस्टिक, और स्कॉलस्टिक ये किसके अंदर, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर सभी एस्पेक्ट को चेक किया जाता है। स्कॉलस्टिक में सारा एकेडमिक पार्ट आ जाएगा, और को स्कॉलस्टिक में सारा क्रिएटिविटी पार्ट यानी एटीट्यूड, मोरल वैल्यू, स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब हमारा आ जाएगा को स्कॉलस्टिक में। उसके बाद हमने आजकल आपको पता ही है कि बच्चे आपके जो पढ़ रहे हैं या फिर जिनके जो खुद पेरेंट्स हैं अभी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पता ही होगा कि ग्रेड सिस्टम आजकल हो गया स्कूल्स में। सबको पता ही होगा कि अगर A1 ग्रेड आ जाए आपका तो यानी 91 to 100%, A2 आ जाए 81 to 90, B1 आ जाए तो 71 to 80, B2 आ जाए, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, B2 आ जाए तो 61 to 70%, C1 आ जाए तो 51। ऐसे ही मिनिमम जो ग्रेड पास होने के लिए चाहिए होता है वो डी चाहिए होता है मिनिमम फॉर पासिंग, ठीक है। लेकिन अगर E1 या E2 आ जाता है तो बच्चे को दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए कहा जाता है। मेन यही है कि इसमें ये कहा जाता है कि बच्चे के ऊपर उसको फेल करके ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना, उसके दोबारा एग्ज़ाम ले लो, ठीक है, ताकि बच्चा जो है अपने आप को डाउन फील ना करे, या वो किसी तरह का कुछ ऐसा अटेम्प्ट ना करे जो गलत हो, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मैंने 4 चीज़ें जो डिस्कस करी वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग होती है, टीचिंग लर्निंग के दौरान। समेटिव इवैल्यूएशन असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस डन एट द एंड ऑफ द यूनिट और टर्म की जो समेटिव इवैल्यूएशन है यानी योगात्मक मूल्यांकन, और ये फॉर्मेटिव होता है रचनात्मक, ये होता है हमारा टीचिंग लर्निंग के दौरान, और ये हमारा होता है एट द एंड ऑफ द यूनिट और टर्म, मतलब पूरे साल के जो एंड में होगा वो समेटिव इवैल्यूएशन होगा। और मैंने ये 2-3 चीज़ें डिस्कस की। स्कॉलस्टिक में मैंने बताया सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज, को स्कॉलस्टिक में बताया लाइफ स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। ये यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है ख़त्म, ठीक है। और इसमें जो भी चीज़ें और ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी इसके बारे में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अभी आपकी 30-40 मिनट्स का जो ये लेक्चर है, ये मेरे हिसाब से ये अभी के लिए इनफ है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, फिर एक दिन में इसको अच्छे से 2 से 3 बार कर दीजिए, फिर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, और फिर इसका एक दिन कल डाउट सेशन वगैरह भी ले लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। देखिए, हम इससे पहले काफ़ी सारी थ्योरीज कर चुके हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा थ्योरीज को ब्रेक देते हैं, जो बची हुई हैं वो मैं इसके बाद वाली वीडियो में करवा दूंगी। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक कराने जा रही हूँ, अधिगम का मूल्यांकन। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपकी थ्योरीज जो है CDP की काफ़ी अच्छे से आपको वो क्लियर, आपके डाउट्स उसमें होने चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर हम आगे का टॉपिक, किसी बच्चे ने काफ़ी डिमांड की थी कि मैम प्लीज़ सारे टॉपिक करवा दीजिए, ठीक है। तो फिर मैं उसी लिए क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी पास है, तो मैं अब आपको करवाने वाली हूँ इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग, दैट इज़ अधिगम का मूल्यांकन। अगर आप किसी बच्चे को शेयर कर सकते हैं जिसकी स्टडी नहीं हो पा रही है, जो कोचिंग वगैरह नहीं ले पा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पे रहता है बिल्कुल, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, चैनल का नेम, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इवैल्यूएशन इज़ द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। देखिए, सबसे बड़ी बात इवैल्यूएशन मतलब आकलन। जब एक बच्चा पढ़ता है ना, स्कूल में पढ़ता है, तो उसका ना हर तरीके से एनालिसिस होना चाहिए। मतलब एनालिसिस मतलब उसका पूरा देखा जाना चाहिए, उसकी असेसमेंट होनी चाहिए कंटिन्यूस कि बच्चा कितना कर रहा है, ठीक है, स्कूल में कितना कर रहा है और उसे कहाँ दिक्कत आ रही है। तो वही चीज़ आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हमने इसको 3 चीज़ों में ब्रेक करके हम मतलब उसके बीच का डिफरेंस, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है। जहाँ पर भी CDP आती है वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो को अच्छे से देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि कोई भी टॉप पॉइंट मिस हो जाता है फिर आप बाद में सोचते हो कि मैम ने तो अच्छा नहीं करवाया, ठीक है। क्योंकि जो मैंने लिखा है उससे ज़्यादा मैंने इसमें बोला है,
ठीक है, लिखने आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो, आप बुक्स में से भी कर सकते हो, लेकिन वही बात है ना फिर कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि चलो इस टॉपिक को पहले कवर करवाया जाए। देखिए, मेजरमेंट यानी मापन, असेसमेंट यानी आकलन, इवेल्यूशन मतलब मूल्यांकन। देखिए, जब ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। मेजरमेंट वाले सेक्शन में हम बच्चे के मार्क्स देखते हैं कि उसने कितना स्कोर किया है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके मार्क्स काउंट होते हैं कि कितना बच्चे मार्क्स लेके आया है। नेक्स्ट है असेसमेंट, आकलन। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि मान लो यहाँ पे बच्चे ने, असेसमेंट जो होती है वो मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अगर बच्चे ने मार्क्स लिए होंगे तभी तो मैं उसका आकलन कर पाऊंगी ना, तभी तो मुझे पता लगेगा एज अ टीचर। मुझे कब पता चलेगा कि बच्चा कितना, कहाँ उसे दिक्कत आ रही है? जब बच्चे का टेस्ट हुआ या मार्क्स आए, उसने मार्क्स स्कोर किए, तब मुझे यहाँ से पता चला कि बच्चे ने क्या कमी छोड़ी है। ठीक है, तो जो बच्चे ने कमी छोड़ी है तो उस गैप को फिल करना हम किस में फिल करते हैं? असेसमेंट में। ठीक है, असेसमेंट में क्या किया जाता है, जो भी उसको दिक्कत आ रही थी, उसके मार्क्स कम आ रहे थे या उसे किसी चीज़ में डाउट था, तो वो जो गैप है ना मार्क्स वाला, वो यहाँ पे फिल किया जाता है किसमें? असेसमेंट में। फिर आगे आते हैं हम इवेल्युएशन। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट्स अबाउट व्हाट हैज़ बीन लर्न बाय स्टूडेंट। अब देखिए, आपको क्या, आपने देखा होगा, आपने खुद भी मतलब एग्ज़ाम वगैरह देते होंगे, तो स्कूल लेवल पे क्या होता है कि बच्चा पूरे साल एग्ज़ाम देता है। ठीक है, पूरे साल मतलब एग्ज़ाम, कभी यूनिट टेस्ट दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, वो हम चीज़ आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो इवेल्युएशन में क्या होता है कि आपका पूरे साल का रिजल्ट एक बार में, कि आपका जजमेंट करके यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देंगे। यहाँ पे आपके गैप फिल को लेके कुछ नहीं किया जाएगा, मतलब आपने कुछ किया है नहीं किया है उस चीज़ को नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे आपकी जजमेंट होगी कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, और आपको क्या कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, मेन यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा कि अब अगली क्लास में देखेंगे कि बच्चे ने कितना किया है। मेन जो हमारा जो अभी आजकल जो CDP के अंदर क्या है, मतलब जो NEP वगैरह आई है, उसमें क्या है, उसमें क्या है कि बच्चे को आप फेल मत करिए। ठीक है, वो हम CC वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अभी। तो उसमें क्या, बच्चे को आपने फेल नहीं करना, उसको मतलब इस हद तक ग्रेड सिस्टम में डिवाइड कर दिया है, वो मैं आपको सारा समझाऊंगी अभी। तो इवेल्युएशन में यही था कि इसमें क्या, जजमेंट अबाउट व्हाट हैज़ बीन लर्न बाय स्टूडेंट, कि पूरे साल में जो भी सीखा उसके बाद उसने जो मार्क्स गेन किए वो यहाँ पे, उसके बाद उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देते हैं इवेल्युएशन में। नेक्स्ट हमारा है जो मेजरमेंट में, वो है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। मात्रा से आप समझ जाइए कि यहाँ पे जो मार्क्स की बात हो रही है कि यहाँ पे मार्क्स लेते हैं, मार्क्स गेन किए। क्वालिटेटिव गुणात्मक, कि वही मार्क्स लेने में कोई परेशानी, मतलब कोई भी जो दिक्कत आती है बच्चे को, वो क्वालिटेटिव में चेक होता है हमारा। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों है, दोनों का जजमेंट जब यहाँ पे होगा कि बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए, कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, सारा उसका जो है जजमेंटल प्रोसेस होगा हमारा इवेल्युएशन में। नेक्स्ट है हमारा कलेक्ट डाटा इन नंबर्स। नंबर यहाँ पे बच्चा गेन करता है। टेस्ट प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, कि सीखना कैसे हो रहा है, कैसे बच्चा सीख रहा है, तो वो हमारा असेसमेंट के अंदर आ जाता है। जब हम ये कहते हैं कि बच्चा सीख कैसे रहा है, तो वो हमारा असेसमेंट के अंदर आ जाएगा। और अगर आपको कहा जाए कि बच्चे ने कितना सीखा, वो हमारा आ जाता है इवेल्युएशन के अंदर। ध्यान से सुनिए, इसमें तो बच्चा मान लीजिए 50 ले आया, 60 70 जो भी नंबर ले आया, यहाँ पे तो बच्चा मेजरमेंट में तो एक तरह से नंबर की ही बात हो रही है, मार्क्स की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा ना कि ये सीखना, उसकी लर्निंग बच्चे की, उसकी टेस्ट प्रोग्रेस कैसे हो रही है, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं। और यहाँ पे क्या है, लास्ट में एंड में क्या होता है कि उसने कितना सीख लिया इस क्लास में। मान लीजिए एक क्लास में जब उसे यहाँ से प्रमोट कर देते हैं नेक्स्ट में, तो बस यहाँ से कितना सीख के गया है बच्चा, वो अगली क्लास में जाके ही पता चलता है। ठीक है, तो ये हमारी इवेल्युएशन के प्रोसेस में होता है। उसके बाद है हमारा मेजरमेंट। उसको बताने से पहले मैं ये बताती हूँ कि जो असेसमेंट है वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये एक सतत क्रिया है, ये चलती रहती है। ठीक है, ये इट इज़ एन ऑल और नथिंग सिस्टम, की कभी कभी होती है, कभी कभी आकलन रोज रोज नहीं होता ना, कभी यूनिट टेस्ट ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी क्लास लेवल पे ले लिया, कभी स्कूल लेवल पे ले लिया। तो मतलब इस तरीके से ये जो मेजरमेंट है ये मतलब कभी कभी या फिर कभी भी, मतलब कभी भी साल में कभी भी हो सकती है। और इसमें क्या है इवैल्यूएशन में, ये है एंड ऑफ द ईयर। इसमें क्या है आपका परिणाम के ऊपर आधारित, मतलब जो आपका रिजल्ट आया उसके बेसिस पे आपको यहाँ जज किया जाता है।
ये आपको बताया असेसमेंट, ये तो कंटिन्यूस, ये तो सतत प्रक्रिया है, इसमें तो आपको कंटिन्यूसली हर एक लेवल पे चेक किया जाता है। इसमें इवेल्युएशन में एंड ऑफ द ईयर परिणाम आ जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी मैं एक बार और बताती हूँ, 3 पॉइंट बताए मैंने, मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन। तीनों में आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। मेजरमेंट में हम मार्क्स गेन करते हैं, असेसमेंट में हम मूल्यांकन करते हैं कि यहाँ पे गैप फिल करते हैं। ठीक है, गैप फिल का प्रोसीजर यहाँ पे होता है कि कोई भी जो इसमें दिक्कत आई है तो वो यहाँ पे गैप फिल हो जाएगा। इवेल्युएशन में हम एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जो भी हम करेंगे एंड ऑफ द ईयर में करेंगे कि उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर देंगे बच्चे को। ये क्वांटिटेटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स से याद रखना कि क्वांटिटी से याद रखना क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पे मार्क्स में क्या होती है, क्वांटिटी। असेसमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव। और इवेल्युएशन में इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। असेसमेंट है कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी कभी वाला है। और मतलब इवेल्युएशन क्या है, इवेल्युएशन क्या है, एंड ऑफ द ईयर, मतलब परिणाम के ऊपर आधारित है कि जैसा बच्चे का परिणाम होगा वैसा ही उसको आगे मतलब जजमेंट किया जाएगा उसका। ठीक है, फिर जैसे अब बताती हूँ, आप एक छोटे से डायग्राम से इसको देखने की, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने ना यहाँ पे एम लिख दिया, एम फॉर डिनोटिंग दैट इज मेजरमेंट, ए लिख दिया मैंने असेसमेंट, इवेल्युएशन। अब आप, मैं बार बार एक चीज़ आपको बोल रही हूँ कि अगर आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, मान लीजिए एम से मार्क्स, अगर आपके मार्क्स आएंगे तभी तो आगे असेसमेंट लेवल चेक हो पाएगा। मतलब असेसमेंट में मार्क्स बच्चे ने अगर गेन किए हैं तभी तो उसकी असेसमेंट, यानी तभी तो उसको चेक किया जाएगा कि उसका गैप, उसको क्या दिक्कत आ रही है, तभी तो गैप फिल होगा। ठीक है, और अगर गैप फिल होगा तभी तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ रिजल्ट मिलेगा मुझे, क्योंकि यहाँ मार्क्स गेन के, यहाँ गैप फिल करने का बारी आई, यहाँ एट ऑफ द एंड ऑफ द रिजल्ट। वो पूरा प्रोसीजर है जब आप सीसी में पढ़ेंगे कि कैसे बच्चे को पूरे साल यूनिट टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, समेटिव, फॉर्मेटिव, ऐसे सब होता है। तो वो अभी आपको सीसी पढ़ाऊंगी तब आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ मैं बोल रही थी। ठीक है, यानी फिर से बताती हूँ कि एम फॉर मेजरमेंट, ए फॉर असेसमेंट, ई फॉर इवेल्युएशन। मेजरमेंट में क्या होता है कि आपको मार्क्स लेने हैं, यहाँ पे मार्क्स होंगे तभी तो गैप फिल करेंगे, क्योंकि मार्क्स लेंगे तभी हमें पता चलेगी। मान ली मेरे 35 मार्क्स हैं, 100 में से 35 आए। अब टीचर के ऊपर बर्डन आ गया, अब बच्चे के ऊपर तो बर्डन सिर्फ ये आया कि उसके मार्क्स, लेकिन टीचर के ऊपर बर्डन आ गया कि कहाँ कमी रह रही है, जो मार्क्स 35 आए हैं। फिर यहाँ पे होता है असेसमेंट, फिर आगे होता है इवेल्युएशन। अब बच्चे ने जो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस, मतलब उसमें सुधार किया, जितने भी आ गए एंड ऑफ द ईयर उसका इवेल्युएशन करके उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये मेरे हिसाब से अगर आप एक से दो बार यहाँ से इस वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन आएगा जो आप ना कर पाएँ। पॉइंट टू पॉइंट लिखा है बिल्कुल, और बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे अच्छे से कवर की है। नेक्स्ट हमारा ये, इसके अंदर जो हमारे पॉइंट रह गए असेसमेंट, ये असेसमेंट वाले हैं, और ये हमारे हैं इवेल्युएशन वाले। देखिए असेसमेंट में अभी जैसे हम चल रहे थे, ये डायग्नोस्टिक निदानात्मक है, जैसा कि मैंने इसमें बताया कि यहाँ पे हम क्या है, गैप को फिल करते हैं असेसमेंट में। तो यहाँ ये निदान, इसका हम निदान करते हैं, यहाँ पे डायग्नोस करते हैं कि किस वजह से बच्चा मार्क्स नहीं गेन कर पा रहा है, तो वो यहाँ पे डायग्नोस किया जाता है। और ये जजमेंटल, ये जजमेंट के ऊपर, मान लीजिए एक बार बच्चे को यहाँ पे जजमेंट करके आगे अगली क्लास में प्रमोट करना, तो यहाँ जज किया जाता है अलग अलग तरीके से। फ्लैक्सीबल लचीलापन, कि लर्निंग गैप को जैसे फुलफिल करना, तो यहाँ पे ये फ्लैक्सीबल असेसमेंट। और ये फिक्स्ड, देखो मार्क्स को चेंज किया जा सकता है क्या, मान लीजिए एक बच्चे ने 45 मार्क्स लिए, अगर वो बच्चा जाके कहे मैम नहीं, उसने 33 मार्क्स 33 शायद पास होने के लिए चाहिए, मान लो उसके 32 आए, तो अगर बच्चा जाके कहेगा ना मैम इसमें प्लीज़ ये चेंज कर दो, मेरे को 40 दे दो, 40 वाला पास है, ठीक है, तो या 33 वाला पास है, तो वो चेंज नहीं होंगे। ये क्या है, वैल्यूशन यहाँ पे फिक्स रहते हैं मार्क्स, इसलिए इसको फिक्स्ड बोला गया। आगे फॉर्मेटिव प्रोसेस, फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक, इसमें क्या होता है, ये समेटिव होता है एट द एंड, मतलब एट द एंड पे। इसमें समेटिव में हमारी सारी आ जाती हैं, जैसे बच्चे की कोकरिकुलर एटीट्यूड, वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ स्किल्स चेक करना। और फॉर्मेटिव प्रोसेस में बच्चे का अपनी क्लास रिलेटेड, करिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो फॉर्मेटिव प्रोसेस के अंदर होगा। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार सारी चीज़ें बता देती हूँ जो जो मैंने इसमें करवाई। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग, अधिगम का मूल्यांकन। इसमें क्या है, हम बच्चा क्या करता है, बच्चे को क्या है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट से चेक किया जाता है, कि एनालिसिस किया जाता है, जजमेंट की जाती है, या इसमें क्या कह सकते हैं आप, उसकी
एबिलिटीज़ को देखा जाता है कि बच्चा कहाँ कहाँ पे सही है, ठीक है। जैसे मेजरमेंट, असेसमेंट और वैल्यूएशन। मेजरमेंट में कुछ नहीं है, मार्क्स, मेजरमेंट में मार्क्स मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। और असेसमेंट में उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे क्या होता है, आकलन होता है, यानी असेसमेंट होती है, उनके गैप्स को फिल किया जाता है। जो भी दिक्कत यहाँ पे आ रही थी, मार्क्स नहीं ला पा रहा था बच्चा, तो असेसमेंट में उसको आंका जा रहा था, ठीक है। इवेल्युएशन में एट द एंड होती है इवेल्युएशन, यहाँ पे जजमेंट किया जाता है बच्चे को। अगर जजमेंट मतलब जजमेंट ऐसे नहीं कि उसके गैप फिल करेंगे, यहाँ गैप तो यहाँ फिल कर रहे हैं, लेकिन इवेल्युएशन में जस्ट उसके मार्क्स को देखा और उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया, ज़्यादा बच्चे पे बर्डन नहीं डाला जाता, ठीक है। और ये होती है क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव, और ये दोनों होती है क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव। उसका मतलब मैंने आपको समझा ही दिया है। यहाँ पे नंबर में होता है टेस्ट प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, सीखना कैसे है और कितना सीखा गया है, ये वैल्यूएशन में होता है। ये कभी कभी होती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा ईयर के एंड में होगा। और असेसमेंट को डायग्नोज किया जा सकता है, जजमेंटल है, फ्लेक्सिबल हमारी असेसमेंट, और फिक्स, क्योंकि मार्क्स को चेंज नहीं किया जा सकता, और लर्निंग गैप को फुलफिल किया जाता है असेसमेंट में। ये फॉर्मेटिव प्रोसेस है, ये समेटिव है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। एंड इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे CCE। नेक्स्ट वीडियो में हम CCE पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यूटी रखिए, रेगुलर पढ़िए। मैं आपको और कुछ कहीं आपको बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ अगर वीडियोस भी देख के जाते हैं, आप एस्टेट के एग्ज़ाम से पहले, आपका शायद एस्टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, या कोई भी ऐसा जहाँ पर CDP आती है, सिर्फ आप मेरी वीडियोस देख के भी जाते हैं ना, सिर्फ आप उनको 2 से 4 बार सुन भी लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपको इनके मीनिंग पता चल गए, मेजरमेंट क्या होती है, असेसमेंट, इवैल्यूएशन क्या होता है, तो आप क्यों गलत करेंगे। इतना तो बच्चा कॉमन सेंस में भी पेपर को अटैम्प्ट करके आ जाता है। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है कि और कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि किसी का भला भी हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।